नमस्कार दोस्तों। ये हमारी एनसीईआरटी की जो श्रृंखला चल रही है विश्व इतिहास के कुछ विषय, उसी का ये दूसरा विषय था शहरी जीवन और लेखन कला। तो उसी का हम अगला भाग लेकर आए हैं दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा। तो 5000 ईस्वी पूर्व से दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था। इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया। ये शहर कई तरह के थे। पहले वे जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए, दूसरे जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए, और शेष शाही शहर थे। इनमें से पहले दो श्रेणियों के शहरों पर यहाँ चर्चा की जाएगी। बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने अपने गांवों में कुछ चुने हुए स्थानों या मंदिरों को बनाना या उनका पुनर्निर्माण करना शुरू किया। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों से बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे उर जो चंद्र देवता था और इन्नाना जो प्रेम व युद्ध की देवी थी। ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ बड़े होते गए, क्योंकि उनके खुले आंगनों के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता था। लेकिन मंदिरों की बाहरी दीवारें कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। यही मंदिरों की विशेषता थी। साधारण घरों की दीवारें ऐसी नहीं होती थी। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवता के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। पुराने ज़माने के कुछ मंदिर के फर्शों पर मछली की हड्डियों की परतें जमी हुई मिली हैं। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना और ऊनी कपड़ों को बुनना आदि, यही की जाती थी। घर परिवार से ऊपर के स्तर के व्यवस्थापक, व्यापारियों की नियुक्ता, अन्न, हल जोतने वाले पशुओं, रोटी, जौ की शराब, मछली आदि के आवंटन और वितरण के लिखित अभिलेखों के पालक के रूप में मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा लिए और मुख्य शहरी संस्था का रूप ले लिया। लेकिन अन्य दूसरे कारक भी इस व्यवस्था में विद्यमान थे। जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि कई बार संकटों से घिर जाती थी। फरात नदी की प्राकृतिक धाराओं में से किसी वर्ष तो बहुत ज़्यादा पानी बह आता था और फसलों को डुबा देता था, और कभी कभी ये धाराएं अपना रास्ता बदल लेती थी, जिससे खेत सूखे रह जाते थे। जैसा कि पुरातत्वीय अभिलेखों से पता चलता है, मेसोपोटामिया के इतिहास में गांव समय समय पर पुनः स्थापित किए जाते रहे हैं। इन प्राकृतिक विपदाओं के अलावा कई बार मानव निर्मित समस्याएं भी आ खड़ी होती थीं। जो लोग इन धाराओं के ऊपरी इलाकों में रहते थे, वे अपने पास की जलधारा से इतना ज़्यादा पानी अपने खेतों में ले लेते थे कि धारा के नीचे की ओर बसे हुए गांवों को पानी ही नहीं मिलता था। ये लोग अपने हिस्से की सरड़ी में से गाद यानी कि मिट्टी नहीं निकालते थे, जिससे बहाव रुक जाता था और नीचे वालों को पानी नहीं मिलता था। इसीलिए मेसोपोटामिया के तत्कालीन देहातों में जमीन और पानी के लिए बार बार झगड़े हुआ करते थे। जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ाई चलती थी, तो जो मुखिया लड़ाई जीतते थे, वे अपने साथियों अनुयायियों को लूट का माल बांटकर खुश कर देते थे तथा हारे हुए समूहों में से लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे, जिन्हें वे अपने चौकीदार या नौकर बना लेते थे। इस प्रकार वे अपना प्रभाव और अनुयायियों की संख्या बढ़ा लेते थे। किंतु युद्ध में विजयी होने वाले ये नेता लोग स्थायी रूप से समुदाय के मुखिया नहीं बने रहते थे। आज हैं तो कल चले जाते थे। लेकिन बाद में ऐसा समय आया जब इन नेताओं ने समुदाय के कल्याण पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया और उसके फलस्वरूप नई नई संस्थाएं और परपाटियां स्थापित हो गईं। इस समय के विजेता मुखियाओं ने कीमती भेंटों को देवताओं पर अर्पित करना शुरू कर दिया, जिससे कि समुदाय के मंदिरों की सुंदरता बढ़ गई। उन्होंने लोगों को उत्कृष्ट पत्थरों और धातुओं को लाने के लिए भेजा,
जो देवता और समुदाय को लाभ पहुंचा सकें तथा मंदिर की धन संपदा के वितरण का और मंदिरों में आने जाने वाली वस्तुओं का हिसाब किताब रखकर प्रभावी तरीके से संचालन कर सकें। जैसा कि एन मरकर से जुड़ी कविताएं व्यक्त करती हैं कि इस व्यवस्था ने राजा को ऊंचा स्थान दिलाया तथा समुदाय पर उसका पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। हम पारस्परिक हितों को सुदृढ़ करने वाले विकास के एक ऐसे दौर की कल्पना कर सकते हैं जिसमें मुखिया लोगों ने ग्रामीणों को अपने पास बसने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि वे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अपनी सेना इकट्ठी कर सकें। इसके अलावा लोग एक दूसरे के आसपास रहने से स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस कर सकें। उरुक, जो उन दिनों सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था, से हमें सशस्त्र वीरों और उनसे हताहत हुए शत्रुओं के चित्र मिलते हैं और सावधानीपूर्वक किए गए पुरातत्वीय सर्वेक्षण से पता चला है कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास जब उरुक नगर का 250 हेक्टेयर भूमि में विस्तार हुआ तो उसके कारण दर्जनों छोटे छोटे गांव उजड़ गए और बड़ी संख्या में आबादी का विस्थापन हुआ। उसका यह विस्तार शताब्दियों बाद फले फूले मोहनजोदड़ो नगर से दोगुना था। यह भी उल्लेखनीय थे कि उरुक नगर की रक्षा के लिए उसके चारों ओर काफ़ी पहले ही एक सुदृढ़ प्राचीर बना दी गई थी। उरुक नगर 4200 ईसा पूर्व से 4000 ईस्वी तक बराबर अपने अस्तित्व में बना रहा और उस दौरान 2800 ईसा पूर्व के आसपास वह बढ़कर 400 हेक्टेयर में फैल गया। युद्ध बंदियों और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर का अथवा प्रत्यक्ष रूप से शासक का काम करना पड़ता था। कृषकर भले ही न देना पड़े, पर काम करना अनिवार्य था। जिन्हें काम पर लगाया जाता था उन्हें काम के बदले अनाज दिया जाता था। सैकड़ों ऐसी राशन सूचियाँ मिली हैं जिनमें काम करने वाले लोगों के नामों के आगे उन्हें दिए जाने वाले अनाज, कपड़े और तेल आदि की मात्रा लिखी गई है। एक अनुमान के अनुसार इन मंदिरों में से एक मंदिर को बनाने के लिए 1500 आदमियों ने 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम किया था। शासक के हुक्म से आम लोग पत्थर खोदने, धातु खनिज लाने, मिट्टी से ईंटें तैयार करने और मंदिर में लगाने और सुदूर देशों में जाकर मंदिर के लिए उपयुक्त सामान लाने के कामों में जुटे रहते थे। इसकी वजह से 3000 ईसा पूर्व के आसपास उरुक में खूब तकनीकी प्रगति भी हुई। अनेक प्रकार के शिल्पों के लिए कांसे के औजारों का प्रयोग होता था। वास्तुविदों ने ईंटों के स्तंभों को बनाना सीख लिया था, क्योंकि उन दिनों बड़े बड़े कमरों की छतों के बोझ को संभालने के लिए सहतीर बनाने हेतु उपयुक्त लकड़ी नहीं मिलती थी। सैकड़ों लोगों को चिकनी मिट्टी के शंकु, कोन बनाने और पकाने के काम में लगाया जाता था। इन शंकुओं को भिन्न भिन्न रंगों में रंग कर मंदिरों की दीवारों में लगाया जाता था, जिससे वे दीवारें विभिन्न रंगों से सुशोभित हो जाती थी। मूर्तिकला के क्षेत्र में उच्च कोटि की सफलता प्राप्त की गई। इस कला के सुंदर नमूने आसानी से उपलब्ध होने वाली चिकनी मिट्टी की अपेक्षा अधिकतर आयातित पत्थरों से तैयार किए जाते थे। तभी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी एक युगांतरकारी परिवर्तन आया जो शहरी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत उपयुक्त साबित हुआ, और वह था कुम्हार के चाक का निर्माण। आगे चलकर इस चाक से कुम्हार की कार्यशाला में एक साथ बड़े पैमाने पर दर्जनों एक जैसे बर्तन आसानी से बनाए जाने लगे। इस ऊपर एक काले पत्थर पर, जो ये पत्थर है, उत्कीर्ण शिलापट स्टेल पर दाढ़ी वाले व्यक्ति का दोहरा चित्र दिया गया है। इसके बालों और सिर पर बंधी हुई पट्टी, कमर पट्टी और लंबे अंगरखे के निचले हिस्से स्कर्ट को देखिए। नीचे के दृश्य में उसे एक शेर पर अपने बड़े धनुष बाण से आक्रमण करते हुए दिखाया गया। ऊपर के दृश्य में यह वीर उस उग्र शेर को आखिर अपने भाले से मार गिराता है। लगभग 3200 ईसा पूर्व की ये है। तो स्टेल क्या है? स्टेल पत्थर के एक ऐसे शिलापट होते हैं जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते हैं। एक बेलनाकार मुद्रा की छाप, लगभग 3200 ईसा पूर्व। इस छाप में अंकित दाढ़ी वाले सशस्त्र खड़े व्यक्ति और ऊपर काले पत्थर पर अंकित वीर का उत्कीर्णित शिलापट या स्टेल, दोनों में पोशाक और केश शैली एक जैसी है। चित्र में 3 युद्धबंदी दिखाए गए हैं जिनके हाथ बंधे हुए हैं
और चौथा व्यक्ति विजयी योद्धा से हाथ फैलाकर दया की भीख मांग रहा है। मोहर एक शहरी शिल्प कृति। भारत में प्राचीन काल में पत्थर की मोहरें होती थीं जिन पर चिन्ह अंकित किए गए होते थे, लेकिन मेसोपोटामिया में पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत तक पत्थर की बेलनाकार मोहरें जो बीच में आर पार छिदी होती थी, एक तीली लगाकर गीली मिट्टी के ऊपर घुमाई जाती थी और इस प्रकार उनसे लगातार चित्र बनता जाता था। वे अत्यंत कुशल कारीगरों द्वारा उकेरी जाती थी और कभी कभी उनमें ऐसे लेख होते थे जैसे मालिक का नाम, उसके इष्ट देव का नाम, उसकी अपनी पदी स्थिति आदि। किसी कपड़े की गठरी या बर्तन के मुंह को चिकनी मिट्टी से लीप पोत कर उस पर वह मोहर घुमाई जाती थी, जिससे उसमें अंकित लिखावट मिट्टी की सतह पर छप जाती थी। उससे उस गठरी या बर्तन में रखी वस्तुओं को मोहर लगाकर सुरक्षित किया जा सकता था। जब इस मोहर को मिट्टी की बनी पट्टिका पर लिखे पत्र पर घुमाया जाता था तो वह मोहर उस पत्र की प्रामाणिकता के प्रतीक बन जाती थी। इस प्रकार सार्वजनिक जीवन में नगरवासी की भूमिका को दर्शाती थी। 5 पुरानी बेलनाकार मोहरें और इनके छापे, प्रत्येक छाप का विवरण दें और उनका एक किलाकार लिपि अंकित है। ये यहाँ पर फिगर में दिया हुआ है। इसके बाद बात करते हैं शहरी जीवन। ऊपर के विवरण से पता चलता है कि नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च या संभ्रांत वर्ग का प्रादुर्भाव हो चुका था। धन दौलत का ज़्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे से वर्ग में केंद्रित था। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि बहुमूल्य चीज़ें, आभूषण, सोने के पात्र, सफ़ेद सीपियाँ और लाजवर्त जड़े हुए लकड़ी के वाद्य यंत्र, सोने के सजावटी खंजर आदि विशाल मात्रा में उर में राजाओं और रानियों की कुछ कब्रों या समाधियों में उनके साथ दफनाई गई मिली हैं। लेकिन आम आदमी की स्थिति क्या थी? कानूनी दस्तावेजों, विवाह, उत्तराधिकार आदि के मामलों से संबंधित से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली को ही आदर्श माना जाता था। हालांकि एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे। एकल परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी और बच्चे शामिल होते हैं। पिता परिवार का मुखिया होता था। हमें विवाह की प्रक्रिया या विधि के बारे में कुछ जानकारी मिली है। विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी और वधू के माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे। उसके बाद वर पक्ष के लोग वधू को कुछ उपहार देते थे। जब विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी तब दोनों पक्षों की ओर से उपहार का आदान प्रदान किया जाता था और वे एक साथ बैठकर भोजन करते थे और फिर मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते थे। जब नववधू को उसकी सांस लेने आती थी तब वधू को उसके पिता द्वारा उसकी दाय का हिस्सा दे दिया जाता था। पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को मिलते थे। आइए अब उर नगर का अवलोकन करें। यह उन नगरों में से एक था जहाँ सबसे पहले खुदाई की गई थी। उर मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई। उसमें टेढ़ी मेढ़ी व संकरी गलियां पाई गईं, जिससे यह पता चलता है कि पहिए वाली गाड़ियां वहां के अनेक घरों तक नहीं पहुंच सकती थी। अनाज के बोरे और ईंधन के गट्ठे संभवतः गधे पर लाद कर घर तक लाए जाते थे। पतली व घुमावदार गलियों तथा घरों के भूखंडों का एक जैसा आकार न होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। वहाँ की गलियों के किनारे जल निकासी के लिए उस तरह की नालियाँ नहीं थीं जैसे कि उनके समकालीन नगर मोहनजोदड़ो में पाई गई, बल्कि जल निकासी की नालियाँ और मिट्टी की नालिकाएँ उर नगर के घरों के भीतरी आंगन में पाई गई हैं, जिससे यह समझा जाता है कि घरों की छतों का ढलान भीतर की ओर होता था और वर्षा का पानी निकास नालियों के माध्यम से भीतरी आंगनों में बने हुए हौजों में ले जाया जाता था। शायद यह इसलिए किया गया था कि एक साथ तेज वर्षा आने पर घर के बाहर की कच्ची गलियां बुरी तरह कीचड़ से ना भर जाएं। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि लोग अपने घर का सारा कूड़ा कचरा बुहार कर गलियों में डाल देते थे।
जहाँ वह आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे आता रहता था। इस प्रकार बाहर कूड़ा डालते रहने से गलियों की सतह ऊंची उठ जाती थी, जिसके कारण कुछ समय बाद घरों की दहलीजों को भी ऊंचा उठाना पड़ता था, ताकि वर्षा के बाद कीचड़ बहकर घरों के भीतर न आ सके। कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं बल्कि उन दरवाजों से होकर आती थी जो आंगन में खुला करते थे। इससे घरों के परिवारों में गोपनीयता भी बनी रहती थी। घरों के बारे में कई तरह के अंधविश्वास प्रचलित थे, जिनके विषय में उर में पाई गई शकुन अपशकुन संबंधी बातें पट्टिकाओं पर लिखी मिली हैं। जैसे घर की देहली ऊंची उठी हो तो वह धन दौलत लाती है। सामने का दरवाजा अगर किसी दूसरे के घर की ओर ना खुले तो वह सौभाग्य प्रदान करता है। लेकिन अगर घर का लकड़ी का मुख्य दरवाजा भीतर की ओर ना खुलकर बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बनेगी। उर में नगर वासियों के लिए एक कब्रिस्तान था, जिसमें शासकों तथा जनसाधारण की समाधियां पाई गईं, लेकिन कुछ लोग साधारण घरों के फर्शों के नीचे भी दफनाए हुए पाए गए थे। तो आज के इस भाग में इतना ही। अगर आपको हमारा ये ऑडियो पसंद आता है, ऑडियो बुक, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।